फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करोगे, क्या है ये चीज। तो अगर डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन कहती है कि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, एंड सच दैट, प्रॉपर डेफिनेशन ही लिख रहे हैं इसकी, सच दैट इफ वी ड्रॉ tangent to any point of the line, we get a direction of electric field. ये आपका डेफिनेशन कहता है इसके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करना हो तो ये डेफिनेशन दी जा सकती है। अब ठीक है, राइट भाई, डेफिनेशन पार्ट। यस सर। कोई एक लाइन है, सिंपल एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, ऐसी लाइन जिसपे किसी भी पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये कह देते हैं कि ये उस पॉइंट पर लोकल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पर। मतलब कि अगर हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की फॉर एग्जांपल किसी भी शेप में, और ये कहा जाए, ये कह दिया जाए आपसे कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, इसको ईएफएल कह रहे हैं, ईएफएल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसमें एक एरो प्लॉट किया हो, तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए हमने कोई पॉइंट 1 चूज किया और मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया, तो इस एरो की डायरेक्शन में, तो जो भी आपका टेंजेंट पॉइंट नंबर 1 पे ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट मुझे कह रहा होगा कि ये पॉइंट नंबर 1 पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मतलब इस तरफ डायरेक्शन ऑफ ई बनेगा आपका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एट दिस पॉइंट नंबर 1। किसी और पॉइंट पर ड्रॉ करते हो टेंजेंट, तो नेचुरली टेंजेंट की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन कह देंगे कि ये पॉइंट नंबर 2 पर डायरेक्शन ऑफ ई हो गया। ये सिंपल सी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाएगी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मतलब इस डेफिनेशन को समझने में। नो सर। नहीं, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो चीज आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाय पॉइंट चार्ज। मतलब कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल पॉजिटिव चार्ज पॉइंट शेप में, मतलब पॉइंट चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती। हाँ, तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो उससे अवे डायरेक्शंस में होती है। यहाँ पर जनरेट करेंगे तो ये डायरेक्शन बनेगी, यहाँ पर जनरेट करेंगे तो ये डायरेक्शन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इन डायरेक्शंस में जो भी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे वो लाइन इस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी। सर आप क्या बोल सकते हो कि ये रेडियली आउटवर्ड लाइंस है, रेडियली आवाज आउटवर्ड क्रैक कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक सेकंड अभी आ जाएगी। मतलब हमने इसके चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ की है जो रेडियल है, तो इन रेडियल लाइंस को ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह रहे हो आप। अभी आवाज आ गई होगी। यस यस तो ये जो भी हम रेडियल लाइंस प्लॉट कर रहे हैं ना, यही रेडियल लाइंस कही जाएंगी कि ये लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, क्योंकि ये सब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास माइनस चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज होता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन टुवर्ड्स द चार्ज आनी चाहिए, तो हम इसके चारों, इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं टुवर्ड्स दिस चार्ज, और इनको ड्रॉ कर देंगे तो ये बन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज, यानी अराउंड अ नेगेटिव चार्ज। ये रेडियली इनवर्ड लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर रेडियली इनवर्ड। ये दो बहुत फंडामेंटल लाइंस हैं, इसको ध्यान रखना है और इनका यूज भी करना है। पॉजिटिव चार्ज के नियर अबाउट में रेडियल लाइंस होती हैं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज के नियर अबाउट में रेडियल लाइंस होती हैं, बट वो रेडियली इनवर्ड होती है, मतलब कि टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। पेयर ऑफ चार्जेस में अगर चलते हो,
पेयर ऑफ चार्जेस में, मतलब दो चार्ज हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करने को दिया जाए। तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं, मान लिया अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज का पेयर है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसको डाइपोल कहते हैं, डाइपोल, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे प्लॉट की जा सकती है भाई? पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी और पॉजिटिव से ऊपर नेगेटिव कर्व जाएंगी। और हाँ मतलब राइट, मैग्नेट की तरह। हाँ इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली रूल क्या कहता है, देखो रूल आपको बता देता पहले, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे उनके काफी क्लोज आएंगे, नियर नियर एनी पॉजिटिव चार्ज, तो लाइन हमेशा रेडियल होनी चाहिए। यानी इस पॉजिटिव चार्ज के नियर में जाएंगे तो रेडियल लाइंस प्लॉट करें, नियर टू द पॉजिटिव चार्ज, ये सब रेडियल लाइंस प्लॉट करते जाइए। एंड नियर टू द नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी रेडियल लाइंस होगी, बट ये टुवर्ड्स द चार्ज होनी चाहिए। इस तरीके से इधर सब लाइंस उधर ज्यादा होगी। और बीच में जो लाइंस प्लॉट करनी है वो आप अपने एप्टीट्यूड से लगा सकते हो, लेकिन अगर ये प्लस है ये माइनस है तो सेंटर पे कोई भी पॉइंट चूज करोगे तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी इसी तरफ आएगा। अगर हम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जा रहे हैं तो लॉजिक लगाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इस पॉजिटिव चार्ज की और इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर भी ऐसे कुछ आएगा। तो हम एक टेंटेटिव आइडिया लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन टेंजेंट्स बता रहे हैं मुझे कि टेंजेंट या टेंजेंट की डायरेक्शन, टेंजेंट की डायरेक्शन, टेंजेंट की डायरेक्शन। तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि कर्व कैसा होना चाहिए। इन सारे टेंजेंट्स को ज्वाइन करके हम फ्री हैंड डायग्राम से अपना कर्व ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली इन टेंजेंट्स को ड्रॉ करके आप अपना कर्व ड्रॉ कर सकते हो, इनको ड्रॉ कर लीजिए। बस ये बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत ही एलिमेंटरी लेवल की चीज है। एंड देन सिमिलर डायग्राम्स को कॉपी करते हैं। तो इस तरीके से लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइए, यहाँ से भी लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाएं, यहाँ से लाइंस डाइवर्स करती जाती हैं, यहाँ से लाइंस डाइवर्स करती हैं, ये लाइंस इस तरीके से अंदर की तरफ आएंगी, ये लाइंस ऐसे अंदर की तरफ आती है। ये आपका प्लस से माइनस के लिए हो गया। ये किसी भी बुक में मिल जाएगा तुम्हें, डायग्राम बने बनाए डायग्राम्स मिल जाते हैं। प्लस और प्लस के केस में अगर चलते हो, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करनी हो, सेम प्रोसेस है। आस पास में आप रेडियल लाइन दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए रेडियली आउटवर्ड दिखा रहे हैं, आसपास में पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड। अब इसमें अगर हम बाइसेक्टर पॉइंट पे जाएं तो कैसा डायरेक्शन आएगा, आपको सोच सकते हो। बाइसेक्टर पॉइंट पर दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकाल कर देखो, तो इधर वाले चार्ज का और इधर वाले चार्ज का रिजल्टेंट अगर हम बाइसेक्टर पॉइंट पे जाएंगे तो कुछ ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा। यस सर। इसका मतलब टेंजेंट टेंजेंट ये था, फिर टेंजेंट ये था, तो इन टेंजेंट्स को मिला करके हम अपना कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से कर्व चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर देते हो। आसपास कोई बुक पढ़ी हो तो उससे भी आप एक बार कंफर्म कर लेना, है ना, कुछ ऐसी ही लाइंस ड्रॉ करते हैं इसमें। और उसके बाद सिमिलर लाइंस जानी चाहिए इस तरीके से, इसका बहुत ध्यान रखना है। बना ले फिर आगे दिखाएं यार। ओके, इतना ड्रॉ कर लो जल्दी से, फिर आगे कभी दिखाएं। यस सर।
ठीक है, बाकी लोग भी प्लॉट कर लें। यस सर, हो गया। ठीक, हालांकि ये तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा यार, हर बुक में, मतलब किसी भी बुक में जाओगे तो मिल जाता है, और इस पर कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। अब जो हम आपसे कहने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चार तो कॉमन थे। अभी आप इसके आगे अगर आप देखोगे ना, तो जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, वो ड्रॉ करने के लिए आता है, जिसमें हम अनइक्वल चार्जेस कंसिडर करते हैं। अनइक्वल चार्जेस, मान लिया अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है बट वो 4q मैग्नीट्यूड का है, और एक नेगेटिव चार्ज है वो -q मैग्नीट्यूड का है ना, ऐसे में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ की जाएंगी अनइक्वल चार्जेस की। और इनके ऊपर जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है, मतलब लाइंस के ऊपर भी क्वेश्चन है, पेपर भी, +4q और -q। सबसे पहले तो आप ये पता लगाओगे कि कौन सा वो पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, +4q -q में। और ये हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर्स में आपसे कहा था कि जो 0 फील्ड आती है वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में आती है। तो अगर ये +4q और ये -q है, तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास कहीं होगी। अब इसके आसपास कहां पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो इन दोनों के बीच में होगी या फिर -q के राइट साइड पर होगी? राइट साइड, राइट ही होगी। इनके बीच में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल सकता आपको। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज भी आपका इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में होगी, तो 0 होने का कोई चांस नहीं है। -q के राइट साइड पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, और वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितने डिस्टेंस पर होगा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट। +4q की लेफ्ट साइड पे चलेंगे, +4q के लेफ्ट साइड किसी भी पॉइंट पर जाएंगे अगर, तो इस +4q का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी, तो लेफ्ट साइड एक लाइन दिखाएंगे। यहाँ पर जहां पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, इस पॉइंट के पहले 0 इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले -q के पास आ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होना चाहिए। 0 इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आफ्टर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ डिसकंटिन्यूटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जिस पॉइंट पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसकंटिन्यू किया गया है, इधर लेफ्ट डायरेक्शन है, इधर राइट डायरेक्शन। मतलब ये होता है कि 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट पर जहां पर आप 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हो, इस वाले पॉइंट पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड -q चार्ज प्रोड्यूस कर रहा होगा, एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड +4q चार्ज भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, और वो दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। इस पॉइंट से पहले -q चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था एज कंपेयर टू द +4q चार्ज, और इस पॉइंट के बाद +4q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी और -q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान रखना है आपको, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले और 0 इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वाले केस। इसके बाद अगर हम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाएं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जरा केयरफुली देखिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट +4q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और -q की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन -q की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और +4q की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है एंड प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। तो क्योंकि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, तो डिस्टेंस वाला फैक्टर दोनों के लिए सेम है, बट चार्ज में ये वैल्यू बड़ी है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो ज्यादा बड़ा होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो छोटा होगा। तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी नहीं आ सकता आपका, हॉरिजॉन्टल से कुछ ऊपर की तरफ रहना चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय बोथ चार्जेस स्लाइटली ऊपर, कुछ ऐसे। इसी तरीके से यहाँ पर जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाएंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्लाइटली नीचे की तरफ आएगी, हल्का सा हॉरिजॉन्टल से नीचे होगी। नियर टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाना चाहिए, नियर टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड आना चाहिए। तो एक मोटा मोटा सा आइडिया लग जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से ट्रेवल कर रहा होगा यहाँ पर,
रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी वो हल्का सा ऊपर की तरफ होगा और फिर यहाँ पर अंदर की तरफ आएगा। तो इनको रफली अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा कर्व बनता है। एक रफ आइडिया लेकर के अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की लाइंस आती है। ऐसे ही इधर की तरफ ज्वाइन करेंगे तो ये भी कुछ ऐसी लाइंस होंगी। ये सिमेट्रिक लाइंस नहीं है, ध्यान देना आपको, ये लाइंस सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पर थोड़ा और बेटर डायग्राम बना देता हूँ इसमें। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये नॉन सिमेट्रिकल लाइन होंगी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। इसके अलावा और क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। अनइक्वल चार्जेस में स्पेशल पॉइंट बता रहे हैं आपको। अनइक्वल चार्जेस में एक और रूल होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का एक रूल होता है कि नंबर ऑफ लाइंस जब आप ड्रॉ करोगे तो वो चार्ज की मैग्नीट्यूड के प्रपोर्शन में ड्रॉ की जाती है। मतलब कि अगर ये 4Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है, यानी कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड 4 और 1 के रेशियो में चल रहे हैं, 4:1, तो जितनी भी लाइंस हम -Q चार्ज पे ड्रॉ करेंगे उसकी 4 टाइम्स ज्यादा लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। ये भी एक आपका रूल बनाया गया है टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड विथ अ चार्ज प्रपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पर मेरी इस डायग्राम में -Q के पास 4 लाइनें जा रही हैं, तो मुझे यहाँ पर उसी प्रपोर्शन में 16 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा ड्रॉ करूंगा। एट, अभी 4 लाइंस और ड्रॉ करनी है मेरे को। ये हो गया, मतलब जितनी भी लाइंस, अगर आप यहाँ पर 12 लाइनें दिखा रहे हो तो यहाँ 48 दिखाओगे, या जो भी दिखा रहे हो 1:4 के रेशियो में लाइंस होनी चाहिए। उसके बाद ये जो लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से, ये जाएंगी कहां पर? जो लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये कहां पर जाएंगी? इसका भी एक रूल है। इस डायग्राम में हमने यहाँ पर इसको लिखना नहीं है, यहाँ पर 16 लाइंस ड्रॉ की है, यहाँ पर 4 लाइंस ड्रॉ की है। तो 16 में से जो 4 लाइंस है, मतलब इसमें अगर 16 लाइंस ओरिजिनेट हुई थी तो उनमें से 4 लाइनें ऐसी हैं जो -Q चार्ज पे जाकर के टर्मिनेट हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रही है। बाकी की जो एक्स्ट्रा 12 लाइंस होती है वो ये कहा जाता है कि दे मूव टुवर्ड्स इन्फिनिटी वैल्यू। उन लाइंस को हम टुवर्ड्स इन्फिनिटी लेके जाएंगे। सो लाइंस प्लॉट करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। इस तरीके से और भी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट अब टाइम नहीं है तो इतनी लाइनें हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ये जितनी भी लाइनें हैं, ये आपका 2 रूल्स ध्यान रखिएगा। पहला रूल ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज मस्ट टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। दूसरा, इफ दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, number of lines which originate from positive and number of lines which terminate at the negative, they are equal। तो तब होता है जब दोनों तरफ बराबर बराबर चार्ज दिए जाए। अनइक्वल चार्जेस में नंबर ऑफ लाइंस चार्ज के प्रोपोर्शन में दिखाना है और एक्स्ट्रा लाइंस सर आपकी आवाज नहीं इन्फिनिटी की तरफ दिखानी है। उसका रूल ये होता है, एक्चुअली एक्स्ट्रा लाइंस इन्फिनिटी पर इसलिए दिखाया जाता है एक्स्ट्रा लाइंस इन्फिनिटी पर क्यों दिखा रहे हैं वो देखिए। यहाँ पर हमारे पास +4Q चार्ज है, यहाँ पर -Q चार्ज है, तो दैट मींस कि टोटल चार्ज कितना हमारे पास इस पूरे सिस्टम पर +4Q और यहाँ -Q। दैट मींस अगर कंप्लीट करके देखा जाए टोटल चार्ज हमारे पास +3Q चार्ज है। तो ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि हम चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जैसे एनर्जी के बारे में बोलते हैं कि चार्ज को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इस यूनिवर्स में चार्जेस को आप सिर्फ अलग अलग कर सकते हो। तो +4Q -Q मतलब टोटल अगर 3Q चार्ज यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं इसका एक काउंटर चार्ज -3Q भी रहा होगा।
वो चार्ज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा -3q का, और कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसके लिए मान लिया गया है कि वो चार्ज हमारा इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट कर रहा है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हो इस समय कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये हुई है that it will always start from the positive charge and go to the negative charge. If we have unequal values, number of lines are in proportion with the charges. All the lines which are, इसको आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। यस सर, लिख रहे हैं। आप अपना नोट्स बनाएं अपने आप। हाँ, all the lines which are leaving the positive charge, they must end up at some negative charge. They must end up at some negative charge. Out of 16, just for example, out of 16, 4 lines coming from this positive charge are ending at the negative charge -q. Out of 16, as example एक number लिया मैंने, 4 which are leaving from this charge, 4 lines, they are ending at this negative charge, and remaining 12 lines are ending at some hypothetical -3q charge which is placed at infinity. और इसीलिए ये लाइंस टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज दिखाई जा रही है। यहाँ पर ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज लाइन दिखाई जा रही है। ये सारी लाइंस उस माइनस चार्ज की तरफ जा रही होंगी। डायग्राम क्लियर हुआ आपको ये? यस सर। Yes, sir. कितनी लाइंस टर्मिनेट होंगी और कितनी लाइंस इंफिनिटी पे जाएंगी, ये डिटरमाइन करने का कोई तरीका है? नहीं, लाइंस इमेजिनरी है, तो ये हमारे श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि हम कितनी लाइंस प्लॉट करना चाहते हैं। ये हम लोगों पर डिपेंड करता है, बिकॉज लाइंस फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करने का। फॉर एग्जाम्पल, हम रे ऑप्टिक्स में कहते हैं कि वी रिप्रेजेंट द लाइट बाय अ रे। एक रे दिखा के कहते हैं कि ये एक लाइट ट्रेवल कर रही है। क्या लाइट वाकई में एक रे है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको आप टच करके देख सकते हो? नो सर। तो ये ऑन पेपर एक रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑन पेपर रिप्रेजेंट करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कुछ कंसेप्ट को समझाने के लिए। उनको हमने लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिए कि जो लाइंस हैं ये मेरे को एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कहाँ पर है। तो जब एक पिक्चर ड्रॉ करने की बात आती है तो उस पिक्चर के ड्रॉ करने के कुछ ड्राइंग रूल्स हैं, वो रूल्स आपके सामने रख दिए गए। सर हाँ सर, मुझे डाउट आ रहा था कि सर हम इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये जो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी पर जाएंगी, पर सर हम लोगों ने तो एक जगह वो बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी पर 0 होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा? इन्फिनिटी, एक्चुअली इन्फिनिटी वर्ड जो हम बोल रहे हैं ना, इन्फिनिटी वर्ड, देखिए हम लोग कहते हैं कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? यस सर। ओके, अब मेरी बात सुनो। हम लोग कह रहे हैं, हमने कहा कि देखिए केमिस्ट्री के लेवल पर आइए, दुनिया का हर एक एटम न्यूट्रल नहीं है। कोई भी एटम ऐसा है जिसके अंदर पहले से कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट पॉजिटिव उसका न्यूक्लियस के अंदर है और नेगेटिव उसका इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, तो टोटल चार्ज तो 0 ही होता है ना हर समय। यस सर। ठीक, अब आपको लेक्चर 1 पे क्या बोला गया कि चार्ज करने के तरीके क्या हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट में चार्ज क्रिएट कैसे किया जा सकता है। तो चार्ज करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो कहा जाता है कि 2 बॉडीज को रबिंग की जाती है, याद है? यस सर, इंडक्शन। तो रब, बिकॉज हम 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। यस सर। तो जब भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा इसके ऊपर? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट के साथ रब किया गया होगा। यस सर। और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनर रहा होगा जिस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यस सर। तो कहीं ना कहीं वो दूसरा बॉडी भी तो लाओगे ना, दूसरी बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। यस सर। लेकिन वो बॉडी हमने आसपास दिखाई नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि रबिंग करने के बाद दूसरी बॉडी को हमने बहुत दूर ले जाकर के कहीं रख दिया है ताकि उसका इस पॉइंट के आसपास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। यस सर। समझ आ रहा है आपको? यस। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि -q चार्ज इससे बहुत दूर है। यस सर। तो और वो इन्फिनिटी पर है। अब इस चार्ज के लिए तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस का पॉइंट है,
तो इसकी वजह से वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन इस माइनस क्यू चार्ज के लिए तो ये फाइनाइट डिस्टेंस का पॉइंट हो गया ना, क्या ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं क्रिएट कर रहा होगा? यस सर, यस सर, ये कंसेप्ट है। वही थोड़ा मतलब ये हम, हाँ देखिए, जब भी हमसे कहा जाए कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको सोचना पड़ेगा यार ये पॉजिटिव अपने आप तो आया नहीं होगा, रब करके आया होगा। जिसके साथ रब किया होगा वो बॉडी कहाँ चली गई? तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको एक दो बॉडीज को रब करने के बाद इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को उठा करके हमने इन्फिनिटी पर रख दिया कि तुम जाओ। यही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि टोटल चार्ज अगर +3q है तो कहीं ना कहीं एक -3q का चार्ज होगा जो इन दोनों से बहुत दूर है। बट इस केस में बहुत दूर होने के बावजूद भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को वो पुल करके अपनी तरफ लेके जा रहा हो। सर जो माइनस क्लियर? चार्ज है ये क्या +4q चार्ज के लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता है? नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ जा रहा है। यस सर। ये और देखो बच्चा, ये तो एक मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये कोई रियल चीज नहीं है, इसके बारे में हम श्योर हम भी नहीं कह सकते कि नहीं हम इधर ही दिखाएंगे। ये तो मैंने आपको जस्ट समझाया है कि मतलब लॉजिक बिहाइंड द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लाइंस क्या है। मतलब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लाइंस किसी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होगी। अब मुझे भी नहीं पता कि वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इधर है, हो सकता है कि -3q में -2q इस तरफ हो, -q यहाँ कहीं। ये भी तो हो सकता है कि -3q को डिवाइड करके हम 3-4 जगहों पे रख दें। तो मतलब सर इसके भी कई केसेस बन सकते हैं अकेले डायग्राम में। हाँ, कई केसेस बन सकते हैं, बट वो क्योंकि उसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती है तो उसके ऊपर हमारा कोई डिस्कशन होता नहीं है कभी ना। उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना फिजिक्स में उसको लेकर के किसी कंसेप्ट में कोई जरूरत पड़ती है हम लोग को, तो उस पर डिस्कशन या फाइट कोई करता ही नहीं है ना। आज तक किसी साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ने उसके बारे में सोचा कि ऐसा क्या होता है। सर जो क्वेश्चंस का स्कोप होता है वो -q पे आके खत्म हो जाता है, बाकी सबको मतलब ऐसे इन्फिनिटी पे ऐसा नहीं होता। reduce अगर कर आपके देते हैं। आसपास HCV की किताब हो, अगर आपके आसपास HCV हो, यस तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है उसमें क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स में जाइए जरा आप। अगर आसपास बुक हो तो देखो आप, मैं बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स वाले में जाओ, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम दिखेगा उसमें। अगर बुक हो आसपास तो देखो एक बार ओपन करके। यस सर, क्वेश्चन नंबर 10 यस में। सर। ठीक, क्या पूछा उन्होंने उसमें पूछा क्या है? सर वे पहले तो साइन पूछा दोनों चार्ज के और फिर आपसे पहले पूछा होगा कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है कौन सा नेगेटिव चार्ज है। जी सर। तो ये कैसे देखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एरो देखो, जहां से वो बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव है, जहां पर वो अंदर जा रहा है वो नेगेटिव है। अब उस क्वेश्चन में आप खुद बताओ कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है। नेगेटिव। ठीक, उसके बाद उन्होंने उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा होगा, है ना? पूछा। यस सर। तो वो आप देखोगे, नंबर ऑफ लाइन चेक करो, नंबर ऑफ लाइन चेक करो, Q1 के सराउंडिंग स्पेस में कितनी लाइंस है और Q2 के सराउंडिंग स्पेस में कितनी लाइंस है। जो लाइंस का रेशियो है वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो है। यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3:1 नहीं, 1:2 हो जाए। सर 2:1 है। अब ये आप Q2 काउंटिंग is करो to भाई, Q1। ये आप देखो नंबर ऑफ लाइन अच्छे से काउंट करना, कुछ छूट नहीं यस सर 1:2 6 और 12 आ यस रही है। सर, 1:2 1:2। Q1 upon यही Q2। स्कोप है इसका, यही स्कोप है। इवन जेई के पेपर में भी एक बार आ चुका है, उसमें भी ये पूछा था। बस और कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, सर ओके। हाँ सर, हम लोग इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो फील्ड लाइंस +4q से -q तक जा रही हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकालते हैं। मतलब ये जो एंगल यहाँ पर θ1 बन रहा है और यहाँ पर अगर θ2 एंगल बन रहा है तो इनका रिलेशन कर सकते हैं, नहीं करना है। मतलब क्वेश्चन है इसके कि आप इन दोनों एंगल्स को रिलेट करें, बट वो रिलेशन अभी नहीं हो पाएगा। वो रिलेशन होगा जब आप फ्लक्स पढ़ेंगे और एक महान साइंटिस्ट जो थे गॉस, आप गॉस लॉ पढ़ लेंगे, तब उसके बाद ये सब कर पाएंगे। बट है, क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझे? आगे बताएं। यस सर। अच्छा, अब इसी के साथ एक और मुझे चीज याद आ गई। इसके साथ में ही एक और क्वेश्चन आता है। इसी
एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करने का क्वेश्चन आता है, एक और आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करने को। एक तो आपने लाइंस ड्रॉ की और एक होता है कि नहीं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो यार देखो ध्यान से, ठीक है। इसके पहले एक बार समराइज कर दें, नोट्स अपने चेक कर लो आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। एक नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, अपने नोट्स में देख लेना, ये पॉइंट्स होने चाहिए। सेकेंडली, नंबर ऑफ लाइंस अराउंड अ चार्ज आर इन प्रपोर्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तीसरा एक और पॉइंट होता है जो ये कहता है कि भाई अगर हम किसी भी दो लाइनों को देख लें, कोई भी दो लाइनें, तो इन लाइनों के बीच में यहां पर और आगे थोड़ा सा गैप का डिफरेंस है। मतलब यहां पर लाइंस काफी क्लोज है और यहां पर लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो डायग्राम में ये चीज क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है? जहां पर लाइंस, हाँ, जहां पर लाइंस के बीच में गैप कम है, मतलब कि पास पास है ये, और यहाँ लाइन दूर दूर हो गई है, तो लाइंस में ज्यादा डिस्टेंस अगर हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां पर लाइंस क्लोज हैं दैट मींस वहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट्स में लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पूरा कुल मिला के बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। उस रिप्रेजेंटेशन में कई सारी बातें हैं। जहां लाइनें क्लोज हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जहां लाइनें दूर दूर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एरो से ये मालूम किया जाता है कि कहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ नेगेटिव चार्ज है। नंबर ऑफ लाइन के रेशियो से मालूम किया जाता है कि चार्जेस कितने मैग्नीट्यूड में है, उनका रेशियो क्या बन रहा होगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और आता है यार, अगर हम +4q और -q, सपोज दैट -q चार्ज इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू a कोऑर्डिनेट एंड +4q चार्ज इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू -a कोऑर्डिनेट। सपोज ये -a और +a पे रखे गए, तो इनमें कैसा ग्राफ बनेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करने को दिया जाए। एक बार इसको ट्राई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। सर x क्या है? x को डिस्टेंस है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को x बोल रहे हैं यार। मतलब ये जो येलो कलर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर हम अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर आउट करें, अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट करें और उन मेजरमेंट्स के बेसिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करूं, तो कैसा ग्राफ बनेगा? चलिए, x इक्वल टू a एक पॉइंट और x इक्वल टू -a हमारा दूसरा पॉइंट। ये बात हमने शायद पहले भी ग्राफ बनाने में की हुई है कि जिन पॉइंट्स पर चार्ज होते हैं उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो इनफाइनाइट वैल्यूज पर प्लॉट किया जाता है। मतलब कि अगर हमारा नेगेटिव चार्ज -q चार्ज x इक्वल टू a पर है, -q चार्ज एट x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a पर ग्राफ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड दिखानी होगी वो इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड दिखानी होगी। और उस इनफाइनाइट का साइन, यानी कि पॉजिटिव इनफाइनाइट दिखाना है या माइनस इनफाइनाइट दिखाना है, ये भी डिसाइड करो। सर तो a पॉजिटिव इनफिनाइट, सुनिए -q चार्ज के राइट साइड पर, -q चार्ज के जस्ट राइट साइड पर आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, सो हम x इक्वल टू a के जस्ट राइट साइड पर नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से हम माइनस इनफाइनाइट दिखाएंगे, यानी यहां पर जो ग्राफ की वैल्यू दिखाई जाएगी वो -∞। लेकिन -q की लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर जाइए, मतलब x इक्वल टू a के लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो राइट साइड है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो a के जस्ट लेफ्ट साइड पर +∞, a के जस्ट लेफ्ट साइड यहाँ पर वैल्यू दिखाया +∞ की। ये कनेक्ट कर पा रहे हो प्रीवियस क्लास से यार? एक बार हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यस सर। ओरिजिन और यहां पर बताइएगा एक मिनट। बट -a वाला कोऑर्डिनेट जहां पॉजिटिव चार्ज है, इसके राइट साइड देखो आप, तो इसके राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन +∞, और इसकी लेफ्ट साइड नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कि -∞। और इधर की तरफ कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस इनफाइनाइट से जीरो की तरफ जाएगी, बिकॉज इन्फिनिटी पर जा करके हम लोग कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी। इधर की तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इधर की तरफ प्रॉब्लम क्या है, देखिए माइनस क्यू यानी कि x इक्वल टू ए के राइट साइड पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस इनफाइनाइट से, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। ये ग्राफ हो गया, जीरो को टच करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव डायरेक्शन हो चुका है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव डायरेक्शन थी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन आई। तो ये ग्राफ अब पॉजिटिव एक्सिस पे चला जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट पे जाकर के हमको फिर से जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी होगी। तो ये आगे जाकर के वापस टुवर्ड्स जीरो जाना चाहिए, कुछ ऐसा ग्राफ। माइनस इन्फिनिटी से राइज करेगा जीरो, फिर एक लोकल मैक्सिमा अटेन करेगा, मैथ्स के लैंग्वेज में इसको लोकल मैक्सिमा कहा जाता है, और फिर आगे जाकर के ये जीरो हो जाता है। अब इनके बीच में आइए, यहां पर प्लस इन्फिनिटी, यहां पर प्लस इन्फिनिटी, क्या सिचुएशन होगी बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, यानी कि x इक्वल टू जीरो पॉइंट पर क्या सिचुएशन बन रही होगी? क्या वहां जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन जीरो क्या डायरेक्शन है नॉन जीरो में? डायरेक्शन क्या है उसकी? या नॉन मतलब पॉजिटिव, तो नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू, नॉन जीरो पॉजिटिव यानी ओरिजिन पर एक नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू। क्या ये सिमेट्रिकल ग्राफ है? नहीं सर, सुनिएगा, प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाना है, नॉन जीरो वैल्यू जानी है, ड्रॉ ना करना। क्या हम एक सिमेट्रिकल ग्राफ ड्रॉ कर दें? परफेक्ट सिमेट्रिकल कर्व नहीं बना पाओगे। नहीं सर, नहीं कर लाइन आपसे कह रही है कि भैया ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं बन सकता, बिकॉज जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन सिमेट्रिकल नहीं है तो ग्राफ भी सिमेट्रिकल नहीं आएगा। ये एक अनसिमेट्रिकल ग्राफ होगा, एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा स्टीप ग्राफ होगा और एक तरफ रिलेटिवली कम स्टीप होगा। तो ये राइट जाएगा कहां पर? राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ लीन करेगा, शिफ्ट हो जाएगा मिनिमा जो होगा उसका ग्राफ का। ऐसे कैसे बोल सकते हैं राइट साइड हो जाएगा? सर फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस देख के। कहां पे सर जीरो के इस तरफ और दूसरी तरफ। पक्का ना? यस सर। मैं आप लोग के सामने 3 लाइनें प्लॉट करूंगा, आप चूज करके बताना कौन सा ग्राफ सही है। क्योंकि देखिए अभी ड्रॉ ना करना, मैं लाइन से ड्रॉ कर दूं, उसके बाद आपको उसमें से सिलेक्शन करना है। पहला सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं हो सकता, ठीक, ओके, ये रिजेक्ट हो गया, ये नहीं पॉसिबल। दूसरा अनसिमेट्रिकल ग्राफ, वो अनसिमेट्रिकल ग्राफ हम ऐसे दिखा रहे हैं, इधर की तरफ और ऐसे जा रहे हैं, मतलब उसका मिनिमा इधर आ रहा है, उसका लोवेस्ट पॉइंट इधर है। ये एक ऑप्शन है, इसको सेकंड ऑप्शन कह देते हैं। यस सर। और एक ऑप्शन है ये इधर से जाए और मिनिमा इस तरफ अटेन करके फिर ऊपर चला जाए, मतलब मिनिमा इस तरफ। यस सर, ये सही वाला। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मिनिमा इस तरफ आएगा? क्या रीजन है इसके पीछे? सर थीटा 2 ज्यादा बड़ा है। थीटा 2 उससे मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ज्यादा है। अभी भी अगर एक तो ये आर्गुमेंट सही है, वैसे ये रीजन सही है, बट फिर भी जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको बता रहे हैं। ओरिजिन से आप सुनना, मेरे स्टेटमेंट को सुनिएगा, ओरिजिन से डेल्टा डिस्टेंस आगे जाओ, ओरिजिन से डेल्टा डिस्टेंस आगे, और चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन से डेल्टा डिस्टेंस आगे जाने पर क्या बन जाएगी? E माइनस के, सुनना, के 4q अपॉन x प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर अपॉन, अगर आप ओरिजिन से डेल्टा डिस्टेंस आगे हो तो इसका मतलब इस चार्ज से टोटल कितना आगे चले गए?
ये x इक्वल टू माइनस ए पर रखा गया है, ये कोऑर्डिनेट माइनस ए है, ये ओरिजिन है और इससे डेल्टा डिस्टेंस आगे ए प्लस मतलब ए प्लस डेल्टा। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, और माइनस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो माइनस 4q चार्ज जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो होगा kq डिवाइडेड बाय a माइनस डेल्टा का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन से डेल्टा डिस्टेंस आगे वाले पॉइंट पर है। यहां तक बात समझ में आई आपकी? यस सर। यस सर। सुनना, अब सुनिएगा, k इंटू 4q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा बाई a टू दी पावर -2। क्या ये स्टेप क्लियर होगा? क्या से लिखा जा रहा है? यस सर। कहाँ से क्या किया गया इसमें? ए प्लस डेल्टा को 1 अपॉन डिनोमिनेटर से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से a स्क्वायर बाहर ले लिया, यस a कॉमन ले लिया और 1 प्लस डेल्टा बाई a, और ये जो पावर लगी थी इसको ऊपर लेके -2 किया और साथ ही साथ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। साथ में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो ये -2 का टर्म पहले आ जाएगा, 1 - 2 डेल्टा ए बाय -2। ठीक, सुनना ध्यान से। ऐसे ही जो सेकंड टर्म है मेरा वो हो जाएगा kq अपॉन a स्क्वायर 1 + 2 डेल्टा। हाँ, और इसमें भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से यूज करने के बाद जो टर्म आएगी 1 प्लस डेल्टा अपॉन a। क्या यहां तक बात समझ में आ रही? 1 + 2 डेल्टा। हाँ, 1 + 2। अब ठीक है। सो अब इसको लिख सकते हैं k4q अपॉन a स्क्वायर एंड प्लस kq अपॉन a स्क्वायर। अब इसके आगे मतलब ये मल्टीप्लाई कर लिया तो k4q बाई a स्क्वायर इंटू 1, kq बाई a स्क्वायर इंटू 1, इन दोनों को एक साथ कर लिया। अब इसके आगे जो टर्म आएगा वो आएगा k4q अपॉन a स्क्वायर माइनस वाला, और उसमें 2 डेल्टा बाई a मल्टीप्लाई होगा, और इधर kq बाई a स्क्वायर उसमें ये प्लस मल्टीप्लाई होगा। कुल मिला करके इसके आगे पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा? नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर। इधर कुछ नेगेटिव आने जा रहा है, इसके आगे कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जिसका क्या मतलब हुआ? और ये पूरा टर्म सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर है। एग्रीड हो या नहीं हो आप इसको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगी? यस सर। यस सर। यस सर। तो जो इसका मतलब दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, और उसमें कुछ माइनस करके उसके आगे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। मतलब सेंटर से डेल्टा डिस्टेंस आगे जाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ है, सेंटर से आगे जाने पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेंटर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ कम हो जा रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर माइनस समथिंग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये हो गया मैथमेटिकल तरीका। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है उसके आगे जाने पर, सेंटर से आगे बढ़ने पर इससे नीचे जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर तक गए और आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लो होनी चाहिए और कम होनी चाहिए, तो इसके आगे और कम होगी एंड देन ये वापस ऐसे राइज कर जाएगी इंफिनिटी पर। ये एक मैथमेटिकल तरीका है। वैसे अगर आप लाइंस को देख लेते तो पहले ही समझ में आ जाता। कुछ लोगों ने लाइंस देख करके ही बता दिया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा एक्सपेंशन में है, मतलब दूर दूर है, मतलब इधर लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये अगर वैसे देख लेते तो डायरेक्ट मिल जाता ग्राफ। और मैथ लगानी है तो मैथ लगा के दिखा जा सकता है इसको। आया समझ में ये चीज? यस सर। यस सर। नहीं, इसके पर क्वेश्चन रिवर्स आता है। वो रिवर्स क्वेश्चन जे एडवांस में आया हुआ है, वो उन्होंने ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ था। एग्जैक्टली ये ग्राफ नहीं था, मतलब कुछ ऐसा ही एक ग्राफ था। तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, -a पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है?
प्लस ए पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कहाँ पर चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, कहाँ पर चार्ज की अमाउंट कम है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे। सर पैकेज में भी है सर ऐसा ही? हाँ पैकेज में होगा। तो पैकेज में तो हमने पहले बोला है कि जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सिमिलर ही बनाए जाते हैं उसको। सर एक चीज पूछनी थी, सर ये मैथमेटिकल तरीका सर जरूरी है मतलब लिखना नहीं भाई, है? सब देखो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर है ना, किसी को मैथ समझ में आती है, किसी को लॉजिक समझ में आता है, जी सर। तो अपनी अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है ना। आपको तो हमारा काम दोनों लोग को बताने का था। सर फील्ड लाइंस के बेसिस पे जो आपने एक बार लॉजिक दिया था अभी, सर उसको एक बार बता देंगे बस। फील्ड लाइंस क्योंकि +4q की तरफ ज्यादा डेंसिटी में थी, ज्यादा थी, नंबर ऑफ लाइंस उधर ज्यादा थी, डेंसिटी ज्यादा थी, तो +4q की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है और -q की इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर थी। हमने ये लॉजिक दिया था, तो -q की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लो होनी चाहिए, मतलब जो मिनिमम ऑफ ग्राफ है वो टुवर्ड्स -q होना चाहिए, इन द विसिनिटी ऑफ a होना चाहिए। हाँ चलिए उस तरफ था। बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, और क्वेश्चन देखा था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, ये कुछ क्वेश्चन हो गए। नाउ एक प्रॉब्लम दे रहे हैं और इसको ड्रॉ करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया जा रहा है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय सम कांस्टेंट टाइम्स y I cap and plus x j cap, like this is a electric field vector दिया गया है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्वेश्चन। हम एक बार उसके डेफिनेशन वापस लिख रहे हैं, आपने लिखना, आप लिख चुके हो। ये इसकी डेफिनेशन है कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। जो लोग बना चुके हैं वो बता सकते हैं कैसी लाइंस होंगी, मतलब मैथमेटिकली वो लाइन जो आएंगी वो सर्कल्स के फॉर्म में आएंगी, एलिप्स के फॉर्म में आएंगी, हाइपरबोलस के फॉर्म में आएंगी, किस तरीके की लाइंस आएंगी यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो मैथमेटिकली कौन सा कर्व बनेगा वहां पर। सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको हम इमेजिन कर रहे हैं, लेट इट इज y इक्वल्स टू fx, मतलब जो भी ये लाइन है उसको हम y एज अ फंक्शन ऑफ x कुछ मानते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैथमेटिकली y और x का कोई फंक्शन होगा, बिकॉज लाइन है तो वो कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर आएगी उसकी। स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, सर्कुलर लाइन होगी तो सर्कल की इक्वेशन आएगी, हाइपरबोलिक लाइन होगी हाइपरबोला की इक्वेशन आएगी। तो जैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसकी एक इक्वेशन होगी, सपोज वो y इक्वल्स टू fx, उसका टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट, मैथ्स में कैलकुलस ये कहता है कि किसी भी कर्व की टेंजेंट का स्लोप, किसी भी कर्व का टेंजेंट अगर आप देख रहे हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy ओवर dx से निकलता है, और किसी वेक्टर का स्लोप, किसी वेक्टर, फिजिक्स बोलती है, ये भी मैथ बोलता है कि स्लोप ऑफ अ वेक्टर इज द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। स्लोप ऑफ अ वेक्टर इज द y component divided by x component, and slope of a line in the form of a curve is a dy by dx, और ये दोनों हैं तो सेम डायरेक्शन, क्योंकि जो टेंजेंट है वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी स्लोप आनी चाहिए,
टेंजेंट की स्लोप कैलकुलस के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्लोप वेक्टर के थ्रू, ये दोनों बराबर होने चाहिए, which means कि dy by dx इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट वो c इंटू एक्स हो गया, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट यानी कि c इंटू वाई। इसके आगे के मैथ लगाते हैं, इसके आगे जब मैथ लगाएंगे कांस्टेंट कांस्टेंट चले जाएंगे, y और x को सब एक तरफ कर लेंगे और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी सम कांस्टेंट वैल्यू, अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो। बाकी अब आप कोनिक सेक्शंस पढ़ चुके होंगे तो आप बताएं कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो ये किस टाइप का कर्व होता है? हाइपरबोला का हाइपरबोलिक कर्व्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपरबोलिक, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपरबोलिक बिकॉज़ ये इक्वेशन हाइपरबोला की है। और मैथ के बुक में एक बार चेक करिएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट जो हाइपरबोला हो, दो तरीके के हाइपरबोला पढ़ते हो आप, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ते हो बिकॉज़ एक हाइपरबोला ये भी होता है y इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x, ये भी हाइपरबोला की इक्वेशन बोलते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी एक हाइपरबोला है। ये जो हाइपरबोलास बनते हैं मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जो हाइपरबोलास बनते हैं इनके जो एसिम्पटोट्स होते हैं वो y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x बनते हैं। यस सर। अब ये आप लोग की अपनी स्किल पर डिपेंड करता है कि मैथ कितनी स्ट्रांग है। ये कुछ इस टाइप की लाइंस बनती है और इन लाइंस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जब तक एरो नहीं होता है तब तक उस लाइन का कोई मतलब नहीं होता, तो एरो भी प्लॉट करने को दिया जाता है कि ये जो लाइंस बनाई गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाइपरबोला के फॉर्म में, ये जो लाइंस हैं इन पे एरो कैसे बनेगा। तो एरो देखने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक पॉजिटिव साइन का नंबर होगा और x भी पॉजिटिव होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है बिकॉज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हेन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव। अब आप बताओ एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहे हो। डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगा, तभी इसके दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन से जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट जहां पर कि y, रिकॉल करिएगा सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव। इसका मतलब y कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और x कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या डायरेक्शन बनेगा वेक्टर का? ऐसा वेक्टर जिसके y कंपोनेंट की डायरेक्शन नेगेटिव आ रही है और x कंपोनेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है, ये टुवर्ड्स ओरिजिन। ये बात आ रही समझ में, कंपोनेंट्स के साइन और वेक्टर के डायरेक्शन वगैरह ये सब। यस सर। सभी लोग ट्राई करें इसको भी। सर ये वाला ट्राई क्या करना है, सुनिए ना, ये तो मत पूछो कि हम दोबारा समझाएंगे, मैं नहीं समझाऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा, कंपोनेंट के साइन देखने का जो रूल है वो वेक्टर के चैप्टर में है। तो आप हम मुझसे ये, कोई भी बच्चा ये ना एक्सपेक्ट करे कि मैं इनको दोबारा बताऊं कि प्लस माइनस कंपोनेंट होने पर ये डायरेक्शन क्यों आएगी। मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता दूंगा, कर्व ये बन रहा, मुझे डायरेक्शन समझ आ गया लेकिन डायग्राम में मतलब नहीं समझ आया फिगर में। तो डायग्राम कोनिक सेक्शन पढ़ो जाकर के भाई आपको y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की ये लाइन क्यों बनती है। अब इसके लिए मैथ आपको हेल्प करेगी, कोनिक सेक्शंस मैं हेल्प कर सकता हूँ बट वो हेल्प इसलिए नहीं करता मैं, और अब ये मना कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे पता है अगर अभी मैंने बता दिया तो गारंटीड है कि आप घर जा करके मैथ की किताब खोलोगे। हाइपरबोला का नहीं पूछ रहा, एरो की डायरेक्शन ही बता रहा था इतनी देर से। एरो की डायरेक्शन क्लास 11th के वेक्टर के चैप्टर में ये कई बार डिस्कस हुआ है कि अगर हमारा वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में इस तरफ होता है तो इसके x और y कंपोनेंट पॉजिटिव होते हैं। बच्चा थोड़ा सा जाके पढ़ो, मैं फिर बोलूं, मैं इसलिए नहीं मना कर रहा कि भाई मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हैबिट हमने देखी है कि यार आपको हिंट कर सकता हूं, आप क्वाड्रेंट में जाओ। मैं एक बार और समझाने के ये कर सकता हूं कि मैं चौथे क्वाड्रेंट में गया या मैं तीसरे क्वाड्रेंट में आया। तीसरे क्वाड्रेंट में
कोऑर्डिनेट y नेगेटिव साइन का होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट x विद नेगेटिव साइन का होता है। यानी कि जो वेक्टर जनरेट होगा उसमें i कैप के आगे भी नेगेटिव साइन है और j कैप के आगे भी नेगेटिव साइन, मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओरिजिन से दूर, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये अब आपको समझना है यार। अब मैं इस क्वेश्चन में मान लो समझा भी दूंगा, फिर एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर फंस जाओगे जाकर के। तो आपको कंसेप्ट पकड़िए। कंसेप्ट मैंने बता दिया कि हम डेफिनेशन पे स्टिक करेंगे। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया जा रहा है उसका dy by dx और y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट सेम होने चाहिए। ये एक लॉजिकल स्टेप है। ये लॉजिकल स्टेप बेस्ड ऑन द डेफिनेशन है कि टेंजेंट ही वेक्टर का डायरेक्ट, टेंजेंट ही वेक्टर है। तो जब टेंजेंट ही वेक्टर है तो उस वेक्टर की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप में फर्क नहीं होना चाहिए। दो टॉपिक्स इससे अब आप टैग करो जिसको पढ़ना है जाकर के। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है और एक वेक्टर की स्लोप और वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देखा जाता है। ये रिवीजन में भी तुम्हें हेल्प करेगी। और एग्जांपल पे आते हैं। मतलब एक तो आपको ये एग्जांपल दिया, दूसरा कंसेप्ट है इज लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इज द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज लाइन ऑफ फोर्स। नो सर। Is the line of electric field same as the line of force? नो सर। नो सर। अब जल्दबाजी ना करो आप, तो फिर होगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोचिए। साइंस पढ़ रहे हैं आप, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक। फोर्स ऑफ फील्ड की हमने कहा, हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। फोर्स ऑफ फील्ड डायरेक्शन तो सेम होती है। सेम होता है, जैसे चार्ज पे तो डिपेंड करता है कैसे चार्ज होता है वो पे मैग्नीट्यूड फोर्स लगा रही है। भाई आपसे लाइन की बात की गई है, लाइन के डायरेक्शन की बात भी की जा रही है। क्वेश्चन के लैंग्वेज से पकड़ो। सर वहाँ पे लाइन सेगमेंट की लेंथ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता, मतलब वो तो लेंथ बहुत होती है ना। सुनो, अभी जबरदस्ती वाला काम नहीं। लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब दिमाग में क्या निकल रहा है? अगर आपके सामने एक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इससे मैसेज क्या आ रहा है मेरे सामने? मुझे क्या बताया जा रहा है इस लाइन से? मुझे यही तो बताया जा रहा है कि कहां पर क्या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यही डेफिनेशन है लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब आप टेंजेंट्स बनाते जाइए, आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती जाएगी। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है वो ये कहता है कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और फोर्स का वेक्टर सेम, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे? इनके बीच 0 और 180 के अलावा क्या कोई और भी एंगल बन सकता है? नो सर। नो सर। मतलब फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 और 180 के अलावा बताइए। या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज नेगेटिव होगा। तो या तो ये दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हैं। तो सेम नहीं है, लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स होता है। मतलब यार ये हो गया ना कि अगर ये डायरेक्शन, सपोज किसी पॉइंट पर ये डायरेक्शन ऑफ ई है, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ ई है किसी पॉइंट पर जो कि टेंजेंट से आएगी, तो अगर पूछा जाए कि फोर्स की क्या डायरेक्शन बन रही होगी, तो इसके पहले या तो फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा या फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, नेगेटिव चार्ज ला रहे हो। यस सर। तो लाइन तो वही हुई, जो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा वही टेंजेंट तो आपको फोर्स की भी डायरेक्शन बताएगा। भाई आपने एक टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट की एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और सपोज नेगेटिव चार्ज है, तो उसी टेंजेंट की दूसरी साइड फोर्स है। टेंजेंट थोड़ी बदल जाएगा वहां पर। तो लाइन वही होगी, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो लाइन की बात हुई है, डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है डायरेक्शन का। क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है इज द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज द लाइन ऑफ फोर्स। आंसर यस और नो में क्या देंगे आप? सिंपल बताओ ना। यस। आंसर यस है कि नो? आंसर है कि यस। यस, इसका आंसर यस है बिल्कुल। और लॉजिक क्या देंगे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा जाएगा? क्यों सेम है ये रिलेशन?
ना दूसरा पॉइंट, मतलब ये हो गया कि जो चार्जेस होंगे उनके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चार्जेस के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट्स नहीं मिलेगी। जैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका जो भी टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही टेंजेंट की डायरेक्शन चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी। या तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, बट टेंजेंट सेम रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, if a charge is released at rest, if a charge is released at rest, it will take off in a direction of it will take off along the line of electric field and continue to move along the line of electric field. स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और नहीं है तो प्रॉपर रीजनिंग चाहिए होगी इसकी। सर फॉल्स है ये स्टेटमेंट। रीजनिंग भी देनी पड़ेगी प्रॉपरली और सबको समझाना होगा, ऐसा गलत है तो क्यों। सर कहते हैं इसमें सर इस वजह से नहीं होगी, ये फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए होगा ना क्योंकि जैसे हम लोग रेस्ट पे छोड़ते हैं। हाँ, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो सपोज कुछ ऐसे है, एक बार वापस वही डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस सर। पहले सर बाकी जितने लोग, और एक बच्चा आंसर सुन रहे हैं आपका, बाकी लोगों से ये मैसेज दे दे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बहुत हल्का टॉपिक मानते हैं, बहुत हल्का टॉपिक। वो ये सोचते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये भी कोई टॉपिक है, क्या करना लाइन बना करके, प्रॉपर्टी ऑफ लाइन पढ़ के क्या करना, मुझे परेशान हो जाओगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर प्रॉपर्टी भूल गए या इसको समझा नहीं या इसको हल्के में नहीं लिया तो नचा के रख देगा आपको ये मान लीजिए। यस सर। सर इसमें इसलिए होगा क्योंकि सर हम लोग को किसी भी कर्व पे मूव करने के लिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सर यहाँ पर कोई भी सेंटर की तरफ डायरेक्शन में कोई फोर्स होगी नहीं नॉर्मल की तरफ, तो इसलिए सर वो जब आवाज मेरी गई तो तुम्हारी गई यार सर उसकी। वैसे मेरे ख्याल से वो बोलना सही चाह रहा था, आधा स्टेटमेंट आया नहीं उसका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हमने मान लो एक पॉजिटिव चार्ज लिया और उस पॉजिटिव चार्ज को, क्वेश्चन की लैंग्वेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर, मतलब आप यूनिवर्सल आंसर तैयार नहीं कर सकते। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसको हम रेस्ट पे छोड़ेंगे, यानी जीरो वेलोसिटी देंगे, रिलीज एट रेस्ट, नो वेलोसिटी, और रिलेशन कहता है कि F इक्वल टू QE, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन का टेंजेंट। इसका मतलब अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ E, तो फिर सेम इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट पर ऑब्वियस सी बात है, ये चार्ज क्योंकि इसके पास कोई वेलोसिटी तो है नहीं, तो जिधर फोर्स लगेगा ये उधर चलना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये चलना स्टार्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सही है। yes. वो कह रहा है इट विल टेक ऑफ, मतलब स्टार्ट, टेक ऑफ का मतलब हुआ स्टार्ट करना है। फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं, तो टेक ऑफ करने के बाद वो टेक ऑफ वो रनवे पे कर रही है, उसके बाद वो हवा में चली जाती है। तो टेक ऑफ मतलब दे विल स्टार्ट along the line of electric field. This portion is correct, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट आगे का पोर्शन पढ़िएगा, आगे का, and they will continue to move along the line of electric field. सर बट अगर नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो फोर्स तो ऑपोजिट लगने लगेगा ना। बट लाइन तो वही रहेगी ना, डायरेक्शन भले ही अलग हो। हाँ, along line, along direction of E नहीं बोल रहा हूँ, लगता है इसमें वर्ड्स में फिर नहीं तो। और कभी कभी वर्ड मीनिंग इंग्लिश के चक्कर में क्वेश्चन गलत होते हैं। लाइन ऑफ ई, नॉट द डायरेक्शन ऑफ ई।
अच्छा ओके सर। हाँ, कभी कभी और एग्जाम टाइम पर आप लोगों के साथ होगा, मतलब होता क्या है ना कि एग्जाम प्रेशर में एक नेचुरल हैबिट होती है खुद को अंडर एस्टिमेट करने की। मतलब सही भी हो रहा होता है तो ऐसा लगता है यार नहीं नहीं ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, जबरदस्ती मतलब ओवर थिंकिंग करके और फालतू वही गलत कराते हैं, सही जा रहे होते फिर भी गलत। एनीवे आगे का स्टेटमेंट बताओ। कंटिन्यू, पहला पोर्शन सही है, कंटिन्यू टू मूव अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर इस पे कुछ नहीं कह सकते सर, मतलब वो जरूरी नहीं कि उसी पे फॉलो करेगा अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं चलो एक मिनट सुनो, लिखे स्टेटमेंट पे एंड सुनिए। एंड मे कंटिन्यू टू मूव अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सब में सही है। कंटिन्यू सही है। सर में हो सकता है, सही नहीं है सर, होगा ही नहीं कंटिन्यू लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। सर अगर उस लाइन ऑफ वन इलेक्ट्रिक फील्ड के बगल में कोई डायमेंशन हो दूसरी चाहिए लाइन ऑफ सर, इलेक्ट्रिक अलोंग द स्ट्रेट लाइन होता है ना। एक आंसर क्या आ रहा है, वन डायमेंशन वाला आ रहा है। हाँ सर, जैसे कांस्टेंट फोर्स लगता है तो सर दो ही पाथ पॉसिबल है, या तो पैराबोलिक लेगा या तो स्ट्रेट लाइन लेगा। कांस्टेंट फोर्स में। हाँ सर। हाँ ठीक है। देखो इनका डाउट क्या कहना है ना, इनका स्टेटमेंट बात ये भी सही बोल रहे हैं। जरूरी तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कर्व हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन स्ट्रेट लाइन हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन स्ट्रेट हुई, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उस लाइन पर एक पॉजिटिव चार्ज को आप रेस्ट पे छोड़ो या नेगेटिव चार्ज को छोड़ो रेस्ट पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर ही एक्सेलरेट कर जाएगा और ये इसी लाइन पे चलेगा वन डायमेंशन में। क्या ये पार्टिकल लगातार इस लाइन पे नहीं चल सकता? क्या प्रॉब्लम है इसको? मैकेनिक्स का कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो इसको इस लाइन पे चलने से रोकेगा? कौन सा लॉ मैकेनिक्स का है? हाँ पॉसिबल तो है ना। सर एक चीज बताइए, अभी हम लोग सिस्टम में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं, मतलब एक से ज्यादा नहीं कंसीडर की जा सकती है? कर सकते हैं, देखो फिर मैंने बोला आप एक से ज्यादा भी कंसीडर कर सकते हो, कई सारे लेंस। अगर एक से ज्यादा कंसीडर करेंगे तो भी सर ये अगर दूसरी भी पैराबोलिक की भी दूसरे शेप में हुई तो भी ये हो सकता है कि वो अलोंग द पाथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही चले। अरे मालिक कैसी बात कर रहे हो यार? दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, दो अलग अलग टेंजेंट कैसे निकाल देंगे? नहीं तो पॉसिबल ही नहीं कि साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शन में चले। हाँ वो नहीं हो सकता। एनीवे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और उस कंडीशन में चार्ज को रेस्ट पे छोड़ोगे तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन स्टार्ट करेगा एंड मैकेनिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से ये इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन तो हो सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन स्ट्रेट ना होकर के कर्व है और हमने ये कह दिया, मान लो हमने ये कह दिया कि नहीं भाई ये चार्ज इसी पे चलता रहेगा, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो चार्ज है उसकी ट्रेजेक्ट्री और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन वन साइड कर रही है, तो हम लोग क्या कहते जा रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है जिसमें फोर्स हमेशा टेंजेंट की तरफ है। क्या मैकेनिक्स इसको अलाउ करता है? क्या एक पार्टिकल कर्व पे जा सकता है जिसमें फोर्स की डायरेक्शन सिर्फ टेंजेंट की तरफ? अगर कांस्टेंट होना चाहिए, अगर नहीं लग रही तो फिर पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इनिशियल वेलोसिटी होती तो पॉसिबल होता, तब भी नहीं होता भाई। इनिशियल की बात नहीं, अगर तब भी नहीं होता। कुछ अगर इसे ऐसे ही कंटिन्यू करना है तो कोई एक फोर्स तो लगनी चाहिए जो इस कर्व की तरफ मतलब कोई फोर्स है नहीं। हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है मैकेनिक्स में उसका काम होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना। यस वही हो रहा है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज होगी ना, अगर कर्व मोशन करना है तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो ये हो ही नहीं सकता, न्यूटन लॉ वायलेट कर जाएगा। एक बार को बिना टेंजेंशियल फोर्स के आप चल सकते हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद करिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें बिना किसी टेंजेंशियल फोर्स के हम सर्किल पे चल सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स लेकिन मैंडेटरी है। यस मैकेनिक्स साफ साफ कहती है कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स लगाए एक पार्टिकल अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वो फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब अ कर्व मोशन विथ टेंजेंशियल फोर्सेस ओनली इम्पॉसिबल है। मैकेनिक्स का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, बिकॉज अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही होगी
तो देयर विल बी सम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और न्यूटन लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन बिना फोर्स के तो आएगी नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि बगैर फोर्स लगाए एक्सेलरेशन आ रही है? नहीं पॉसिबल है। मतलब ये स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की अलोंग, बट वेरी सून द पार्टिकल विल लीव द लाइन एंड मूव ऑन सम अदर पाथ, उस लाइन के अलावा अपनी जी पीछे। सही है, वैसा ही है कि ऐसा मैं स्टोन को रस्सी पकड़ के घुमा रहा था, अचानक से छोड़ दें। हाँ वही बात है, रस्सी कट गई बीच में से तो उसके बाद सर्कुलर मोशन बंद हो जाता है। यस सर। बिकॉज जैसे ही लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो सर्कुलर मोशन कैसे कंटिन्यू कर पाओगे, या सर्कुलर तो छोड़ दीजिए, कोई भी कर्व्ड मोशन पॉसिबल नहीं है विद जस्ट टेंजेंशियल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल होना ही चाहिए। यस सर, फोर्स चाहिए होती नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मे और मे नॉट भी आ जाए if the मतलब subject to the conditions, the statement will be true if the line of electric field is a straight line and the statement will be false if the line of electric field is a curved line. तो यानी कि इसका आंसर मे और मे नॉट बी ट्रू। हाँ, तो अल्टीमेटली हम फॉल्स बोलेंगे, एक्चुअली मे और मे नॉट का मतलब फॉल्स हो जाता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं वो झूठा है, खत्म हो गई बात। यस सर। सो बहुत देखिए मैकेनिक्स में, अब आप कहते हो कि हमको मैकेनिक्स अच्छे से आती है, मैकेनिक्स में मेरा कमांड है भाई, न्यूमेरिकल आते हैं आपको? वाइवा होने लगे ना अभी जेई के पेपरों में, देखो फिर आप कैसे बैंड बजती है। और जेई तो छोड़ दीजिए, अभी बोर्ड के प्रैक्टिकल में वाइवा हो जाए फिर देखो कैसे नाचते नाचते भागते हो। अपने से पहले वाले से पूछा जाता कि भाई तुमसे क्या पूछा गया था। तो ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड ऑल दैट, ये सब क्लियर हो गया ना। इसके आगे बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द पैरेलल लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इफ रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइंस विद यूनिफॉर्म स्पेसिंग, इसको कहा जाता है कि दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए कि इसका क्या मतलब हुआ। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट की गई है, ध्यान दीजिएगा लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने का पर्पस होता है आपको ये बताया जाए कि किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम, जैसे आप लाइट रेज में पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, अलग अलग तरीके के डायग्राम्स बनाते हो, रे डायग्राम्स, तो उससे ये पता चलता है कौन सा बीम पैरेलल है, कौन सा कन्वर्ज हो रहा है, कौन सा डाइवर्ज हो रहा है। सिमिलरली जब हम पैरेलल एरोज बनाते हैं तो इससे हमको ये मैसेज मिलता है कि इस प्रॉब्लम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ सभी जगह पर एक जैसी है, जितने भी पॉइंट्स है वो सब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ कोई सी पॉइंट है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट, सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट। कहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कन्वर्जिंग फॉर्म में दिखा रहे हो, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, और इसमें कहा जाए कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पर जहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पे ज्यादा होगा। राइट, तो ये भी एक पॉइंट नोट कर लेना। हाँ जी, मतलब आगे से काफी हद तक इंफॉर्मेशन जो होती है वो लाइंस प्लॉट करके दिए जाते हैं और हमें पता होना चाहिए कि इन लाइंस का मतलब क्या है। Parallel lines, uniform electric field. Non-parallel lines, non-uniform electric field. Somewhere electric field will be higher, somewhere electric field will be low. Higher electric field where the density is high, low electric field where the density is low. Now, नोट कर लिया इसको? Yes sir. Yes sir. Now suppose that, और फिर दिमाग में बोल रहा हूँ आपसे, ये बिल्कुल क्लियर बिठा लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक हाइपोथेटिकल चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए है और इसका फिजिकली रियल लाइफ में मतलब आपको दिखती नहीं है। नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए कंसेप्ट फ्लक्स के साथ, और स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, बट जो भी कंसेप्ट सीखेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तक जाएगा। तो सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में हमने कोई एक सरफेस अटैच कर दी, इसके रास्ते में कोई एक सरफेस मान लो डाल दी। ये जस्ट लाइक आप खुद इमेजिन कर सकते हो, मतलब इसको एनालॉग देना हो अगर मुझे आपको, तो एनालॉग में ऐसे सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जगह आप एक एनालॉग ले कि लाइट आ रही है और ये सरफेस आपका कोई एक विंडो है। आप खुद बताएं, खुद दिमाग लगा के बताइए, क्या जितना बड़ा विंडो होगा उतनी ज्यादा लाइट क्रॉस नहीं करेगी इसको? यस सर। यस सर। बात है, लॉजिकल बात है ना। सेम वे हम कह रहे हैं कि जितना बड़ा विंडो होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इसमें से पास करेंगी। यस सर। ठीक, फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई रियल चीज नहीं है जिसको कि आप देख पाओगे, इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, देख नहीं पाएंगे, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो एक हाइपोथेटिकल बात की जा रही है, लेकिन इसको इस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से बहुत सारी चीजें हमको आसान हो जाती है। हम लोग कह रहे हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस के फॉर्म में है, तो क्या ये कहना सही नहीं है कि लार्जर द एरिया ऑफ अ विंडो more will be number of electric field lines which are crossing through this window, मतलब इस सरफेस से जो क्रॉस हो जाएगी नंबर ऑफ लाइन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस से पेनिट्रेट होंगी, कौन से सरफेस से? जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में रखा गया है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पेनिट्रेटिंग अ सरफेस in the path of electric field passing through a surface। हम लोग कह रहे हैं they are proportional to the area। और मैंने स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ध्यान से देखना, मैंने जब स्टार्टिंग ली हुई है तो मैंने ये माना है कि जो सरफेस है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। सबसे सिंपल केस से स्टार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस। उसके अलावा हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी की लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। यस। तो अगर मैं ये पैरेलल लाइंस और ज्यादा बना दूं, मतलब कि इनकी डेंसिटी बढ़ा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ाता जाऊं, तो क्या ज्यादा लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे बाय द सेम एरिया? यस सर। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लाइंस की उतनी ज्यादा लाइंस क्रॉस कर जाएंगी इस पर्टिकुलर विंडो से। यस सर। यस सर। और डेंसिटी बढ़ाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ाना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया के साथ साथ और किस चीज के प्रोपोर्शन में है? दे आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So ultimately we can say that number of field lines जो इस सरफेस से क्रॉस कर रहे हैं passing through this surface, they are proportional to product of E and A। और यही प्रोडक्ट E और A का स्पेसिफिक केस में हम इसको एक नया नाम देने जा रहे हैं, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस प्रोडक्ट E is called flux of electric field। ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं, कई किताब वाले, कई बुक्स वाले और स्पेशली आपकी स्कूल बुक में तो 100% में गारंटी दे रहा हूं, वो लिखते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पढ़िएगा डेफिनेशन, कभी पूछा जाए व्हाट इज द फ्लक्स, कहते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। अरे भाई, नंबर ऑफ लाइन आप काउंट कैसे करोगे? जो चीज विजिबल नहीं है, जो फिजिकल है ही नहीं, जो रियल है ही नहीं, उसमें उसकी काउंटिंग कैसे कर सकते हैं कि कितनी लाइंस क्रॉस कर रही है? ये तो एक मेंटल इमेजिनेशन है हमारी कि एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जा रही हैं, उसके अंदर एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, तो हमारा एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बन रहा है कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। फ्लक्स
is not the number of lines. In fact, आप कह सकते हो कि flux is the physical quantity which gives the idea about number of field lines. Qualitatively, quantitatively नहीं, quantity नहीं बता रहा वो उसकी। मतलब अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स ज्यादा है तो मेरे को एक माइंड में इमेज बन जाती है और इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ज्यादा बड़ा एरिया रहा होगा। फ्लक्स लो है मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास हो रही है, मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ये सब हमारे दिमाग में थॉट आनी चाहिए। सो प्रोपोर्शनलिटी कही जा रही है, इक्वलिटी नहीं कही जा रही है। और ये जो रिजल्ट है ये स्पेसिफिक डिराइव किया गया है दो चीजें मानते हुए। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखा गया है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के परपेंडिकुलर रखा गया है। दो स्पेशल केसेस लगा करके चल रहे हो आप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस। अब आप सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म लेकिन जिस सरफेस से वो पास हो रही है वो सरफेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब एक सरफेस में आपको बिल्कुल ऐसे दिखा रहा हूं और एक सरफेस इसी का थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो फिर इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया ले लें। हाँ मतलब ये दो सरफेसेस है, एक बार दिखा देते हैं बाकी लोग को भी। वो तो क्या है ना यार, हम जब बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। और उस वजह से क्या होने लगता है कि फिर धीरे धीरे कंसेप्ट के ऊपर से ग्रिप खत्म होने लगती है, सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है हमारा। तो हमने दो सरफेसेस प्लॉट की, यहाँ पे ऐसे देखिएगा, ये टू सरफेसेस। एंड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्ट साइड से आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है बिल्कुल। नाउ इमेजिन करिए लाइट आ रही है, हवा आ रही है। कहां से ज्यादा लाइट पास हो जाएगी, कहां से ज्यादा हवा क्रॉस करेगी, इस वर्टिकल सरफेस से या इस टिल्टेड सरफेस से? वर्टिकल सरफेस। आप ये चीज तो इमेजिन कर सकते हैं ना, हवा से तो इमेजिन कर सकते हैं या लाइट से तो इमेजिन कर सकते हैं। तो पानी भी ले लें। पानी मान लो, पानी आ रहा है, पानी से तो पानी इस सरफेस में से ज्यादा निकलेगा या इस सरफेस में से ज्यादा निकलेगा? ऑब्वियसली इसमें कम आएगा, इसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि जो सरफेस नंबर 1 है उसके साथ तो आप 90 डिग्री का एंगल बना दो, लेकिन जो सरफेस नंबर 2 है उसके साथ 90 का एंगल नहीं बना रहे। तो ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी, बिकॉज कुछ ऐसी लाइंस हैं जो नीचे वाले सरफेस से तो क्रॉस होंगी लेकिन ऊपर वाले के आर पार नहीं जाएंगी। क्रॉस करने का मतलब वो लाइंस उनके आर पार जाएं। ये जितनी भी लाइंस यहाँ पर दिखा रहा हूं ये ऊपर वाले सरफेस को टच भी नहीं कर रहे। हाँ, ये कुछ लाइंस ऐसी जरूर हैं जो दोनों सरफेसेस से क्रॉस हो रही है। तो बिना कैलकुलेशन में गए आप बता सकते हो कहां पर ज्यादा फ्लक्स है? फ्लक्स सरफेस 1 में ज्यादा है या फ्लक्स सरफेस 2 में ज्यादा है? यानी विदाउट मैथमेटिक्स ये तो कही जा सकता है। फ्लक्स का सिंबल फाई है, फाई इज द सिंबल ऑफ फ्लक्स, व्हिच मींस फ्लक्स फॉर द 1 इज मोर देन फ्लक्स फॉर द 2। यस सर। ओके राइट। अब मान लीजिए जो सरफेस नंबर 2 है और जो सरफेस नंबर 1 है, इनके बीच में थीटा का एंगल है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दिखा रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूं। सरफेस नंबर 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं जो परपेंडिकुलर टू सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो पैरेलल टू सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ये देखना है। पगलाओ ये थीटा एंगल है, ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा यहाँ पर, तो थीटा बन जाएगा ना। इसके अपोजिट ये 90 माइनस थीटा बनेगा।
यहां जो एंगल बन रहा होगा ये थीटा, यानी E परपेंडिकुलर विल बी E मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा बिकॉज दिस इज थीटा एंगल। नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर, सॉरी सर। आया? तो फ्लक्स फॉर दिस सरफेस नंबर 2 will be called as its area, suppose area A है, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर जाता हो। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्योंकि क्रॉस करना है, आर पार जाना है। आप इमेजिन करिए ये विंडो है, रेन अगर वर्टिकली गिरे तो क्या वो आपके कमरे में आ जाएगी? क्या वर्टिकली फॉलिंग रेन विंडो को पार कर जाती है, आगे क्रॉस कर जाती है? नो सर। नहीं करेगी। So if something flows parallel to surface, ये आपके सामने ग्रीन बोर्ड है, इसके पैरेलली मैं अपना हैंड फ्लो कराऊं तो आर पार तो गए नहीं। आर पार तब जाएगी जब डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो। सो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस, वही इसको क्रॉस करके जा सकता है, पासिंग थ्रू द सरफेस, मतलब पेनिट्रेट करना है उसको, सरफेस को पेनिट्रेट करने, पेनिट्रेशन इसके थ्रू होगी। और इसके हिसाब से यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा उसको अगर हम फर्दर देखेंगे तो E परपेंडिकुलर को हम कह सकते हैं कि दिस इज E इक्वल्स phi2 इक्वल्स टू E A cos थीटा, बिकॉज E परपेंडिकुलर इज E cos थीटा। तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया, मतलब कि अगर जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स E मल्टीप्लाइड बाय A है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है तो फ्लक्स E मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा है, जिसमें थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस। टू सरफेस नहीं, यहाँ पर आइए, एंगल विद द परपेंडिकुलर सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कितने एंगल पर है? सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब उसको नॉर्मल भी कह सकते हैं, और नॉर्मल लाइन थीटा, मतलब थीटा डिफाइंस एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू सरफेस के बीच में क्या एंगल है, वो थीटा है। फ्लक्स दो केसेस बता दिया आपको अभी आज के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों केसेस हैं, नॉन यूनिफॉर्म अभी डिस्कस नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में when the electric field and surface are perpendicular, answer is EA. When the electric field and surfaces are non-perpendicular, EA cos theta, where theta defines the angle between the direction of E and the direction of normal. दो concepts को ध्यान रखिए। बाकी अब यहाँ पे सर आपने प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इज इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है? कहाँ इक्वल टू को लगाया है? सर जो थीटा 2 इज इक्वल टू आपने AE परपेंडिकुलर लिखा है सर। तो फ्लक्स है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फ्लक्स बोला है भाई, और नंबर ऑफ लाइन प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स बोल रहा हूँ मैं। थीटा एंगल बिटवीन डायरेक्शन क्या था सर, बता दीजिए एक बार। थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, उनके बीच का एंगल। सर इसको E डॉट A लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे बिकॉज वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ज्यादा आसान है, ये cos थीटा रखिए सर। डॉट A लिखेंगे ना, A वेक्टर थोड़ी ना है। एनसीईआरटी में से डॉट प्रोडक्ट फॉर्म लिखा। हाँ लिखा है उसमें, डॉट प्रोडक्ट लिखा है। बोलो क्या पूछ रहे थे? ये सर ये पूछ रहे थे कि सर अभी आपने जो वो नहीं बोला था कि कहते हैं इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोल सकते हो ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं, वो वाला एक बार रिपीट कर दीजिए, वो समझ नहीं आया था। जब आपने नहीं बोला था कि हम लोग सर वो क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली वाला समझा दीजिए बस। यस सर। फ्लक्स को हम कह रहे हैं कि फ्लक्स एक्चुअल में मेजर करने वाली क्वांटिटी है नहीं, तो फ्लक्स एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, ये जानने के लिए ये। बिकॉज जब लाइंस की डेफिनेशन स्टार्ट की गई तो वो लाइन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही इमेजिनरी लाइंस हैं, तो कैसे कोई काउंट कर सकता है कि कितनी लाइन किसी सरफेस से जाएंगी? हम सिर्फ फ्लक्स बोलने से, मतलब हम कहते हैं जबकि फ्लक्स ये है, तो हम सिर्फ एक
क्वालिटेटिव आइडिया ये देना चाहते हैं, देखिए आप कहोगे कि यार फ्लक्स कैलकुलेट तो कर रहे हो, फ्लक्स को कैलकुलेट करना और फ्लक्स को मेजर करने में फर्क है। फ्लक्स को हमने मैथमेटिकल वे में डिफाइन कर दिया कि मैथमेटिकली फ्लक्स इज कॉल्ड एज ई cos थीटा, बट अगर पूछे कि फिजिकली इसका क्या मतलब है, आप कह रहे हो कि फ्लक्स इतना है, तो व्हाट इज द फिजिकल सेंस ऑफ दिस फ्लक्स? इज इट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू द सरफेस? नो सर। उसका आंसर है नो। फिर हम कह रहे हैं कि फिर जब ये लाइन है नहीं तो फ्लक्स क्यों पढ़ा रहे हो मुझे आप? फ्लक्स क्यों बताया जा रहा है? डेंसिटी ऑफ हम कह रहे हैं सिर्फ इस बात का आइडिया देने के लिए कि फ्लक्स वर्ड सुनते ही दिमाग में ये आ जाए, अच्छा एक सरफेस होगा, उसका कुछ एरिया होगा और वहां कोई आसपास से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उस सरफेस का कुछ ओरिएंटेशन होगा। ये सब बातें हमारे दिमाग में घूम रही है। क्वांटिटेटिवली मना इसलिए कर रहा हूं कि आप नंबर ऑफ लाइंस को क्वांटाइज कैसे करोगे? आप नंबर क्वांटिटेटिव का मतलब होता है समथिंग व्हिच कैन बी काउंटेड। कैसे काउंट करोगे इसको आप? इमेजिनरी नहीं कर सकते। हाँ, समझो मेरी। फ्लक्स, मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, वार्निंग टाइप है कि फ्लक्स इजी कंसेप्ट में नहीं आता, पढ़ करके लग जाता है ये cos थीटा कर देंगे हो जाएगा यार काम। बट अगर इसको आप थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाएंगे तो फ्लक्स एक ऐसी चीज बताई गई है, फील्ड एंड फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक तरीका है और कुछ नहीं है। बाकी और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी डाउट खत्म नहीं हो पाया, अभी टाइम इसलिए वो ब्रेक हो रहा है। सर फ्लक्स ऑफ फील्ड लाइंस अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी बहुत सारे आएंगे। सब में है, फ्लक्स सबका होता है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जितनी भी फील्ड है सबके फ्लक्स होते हैं। सर हम लोग क्वांटिटेटिवली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वो नहीं कर सकते कि फ्लक्स को भी नहीं कर सकते? फ्लक्स को अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को कैसे डिफाइन करोगे मुझे ये बताओ, मैं बार बार इसके पीछे आ रहा हूँ। यस सर, वो इमेजिनरी है तो उसको मतलब हाँ कि हाउ मेनी लाइंस आर एग्जैक्टली पासिंग थ्रू अ सरफेस, क्या मतलब है इसका? तो सर मतलब यहाँ पे क्वालिटी से आपका मतलब सुनो मेरी बात सुनो, मैं बता आपसे मैं पूछूं कि आपके घर की जो ग्लास विंडो है उसमें से कितनी रेज बाहर आई है बताओ, मुझे नंबर ऑफ रेज काउंट करो। नहीं कर सकते। आप कितना लाइट आया, कितने इंटेंसिटी मतलब वॉट कितना आया, पावर तो कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें नंबर ऑफ रेज कैसे निकालोगे, कितनी रेज तुम्हारे घर में आई, वो नहीं हो सकता ना। लेकिन फिर भी पेपर पे लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाते हो? ऑन पेपर रे डायग्राम। तो जब हम 10 रे दिखाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसमें 10 रे है? नहीं भाई, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर कहीं पर तुमने 5 रे दिखाई है, कहीं 10 रे दिखाई है, इसका मतलब 10 रे वाली लाइट ज्यादा इंटेंसिटी की है और 5 रे वाली लाइट कम इंटेंसिटी की है, ये मतलब है। सेम वे अगर कहीं पर हम बोल रहे हैं ज्यादा फ्लक्स है, इसका मतलब वहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां कम फ्लक्स है वहां कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब बोला जा रहा है। ठीक है भाई, ब्रेक ले लें। यस सर। हाँ, और देखो सर का मैसेज भी आ गया भाई, थैंक यू जी, बाय। सर का मैसेज आ गया।